Hello everyone. Today we are continuing with our chapter Refraction of Light. Okay, before we actually start with new topics, let me just quickly revise whatever we had seen in part 1 of Refraction of Light. Okay, first we had seen what is the meaning of the word refraction. Refraction matlab when light is traveling from one transparent media to a different transparent medium. Okay, for example air में से glass में जा रहा है, ग्लास में से डायमंड में जा रहा है, डायमंड में से पानी में जा रहा है. सो व्हेनेवर लाइट इज ट्रैवलिंग फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर ट्रांसपेरेंट मीडियम उसका डायरेक्शन चेंज होने वाला है, एंड दैट चेंज ऑफ डायरेक्शन इज नोन एज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. सो दैट इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. सो रिलेटिंग टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट तुम्हारे टेक्स्ट बुक में दो कैन यू यूज योर ब्रेन क्वेश्चंस है. सो द फर्स्ट क्वेश्चन आस्क्स विल द लाइट ट्रैवल थ्रू अ ग्लास स्लैब विद velocity as with the same velocity, यहाँ पे होगा same with the same. So will light travel through a glass slab with the same velocity as it travels in the air? The answer is no. हमने देखा था राइट, जब एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में जब लाइट पास हो रहा है तब उसका डायरेक्शन चेंज होगा. डायरेक्शन क्यों चेंज हो रहा है? डायरेक्शन इज चेंजिंग बिकॉज चेंज इन वेलोसिटी. तो हर मीडियम में लाइट का स्पीड थोड़ा अलग होगा. सो ग्लास स्लैब में लाइट का स्पीड अलग होगा, एयर में स्पीड लाइट का स्पीड अलग होगा, डायमंड में लाइट का स्पीड अलग होगा, सो ऑन एंड सो फोर्थ. सो द आंसर टू दिस इज नो. सेकेंडली, विल द वेलोसिटी ऑफ लाइट बी सेम इन ऑल मीडिया? इसका भी आंसर है नो. व्हाई? बिकॉज लाइट हैज डिफरेंट स्पीड्स इन डिफरेंट मीडियम्स. सो वी आर डन विथ these two questions as well. Next, laws of refraction. So we had seen two laws of refraction. So the first law was समझो light air में से glass में जा रही है. Okay, so air is a rarer medium, rarer यानी इसकी density कम है. Glass is denser medium. Okay, so if a light ray comes this way, the first thing you will do is you will first draw a normal. नॉर्मल कहाँ पे ड्रॉ करोगे? जहाँ पे वो लाइट का रे है वो ग्लास स्लैब को टच कर रहा है. और नॉर्मल मतलब होता है वो एक लाइन है जिसका 90 डिग्री बन रहा है सरफेस के साथ. सो रेयर से डेंसर मीडियम में जा रहा है. सो वी नो दैट इट इज गोइंग टू बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल. तो अगर ये सीधा ऐसे चला जाता तो इसके बजाय वो अभी नॉर्मल के पास में आ जाएगा. दैट्स द फर्स्ट लॉ. सेकेंड लॉ, समझो लाइट रे ऑलरेडी ग्लास स्लैब में है यानी कि डेंसर मीडियम में है. सो यू कैन ड्रॉ अ नॉर्मल विच इज 90 डिग्रीज एंड अब वो डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जा रहा है. दिस इज ग्लास और बाहर है एयर. सो डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जा रहा है तो सीधा कैसे चले जाता? इस तरीके से चले जाता. बट क्योंकि अब वो मीडियम्स चेंज कर रहा है, डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जा रहा है तो इट विल मूव अवे फ्रॉम द नॉर्मल. सो हमने ये दो लॉज देखे थे लास्ट टाइम. वन इंटरेस्टिंग केस वुड बी, समझो इफ दिस इज योर ग्लास स्लैब, ओके, एंड द लाइट रे इज कमिंग परपेंडिकुलर टू द सरफेस. अगर ऐसे आ गया तुम्हारा लाइट रे तब क्या होगा? रूल क्या बताता है? हम लोग को पहले नॉर्मल ड्रॉ करना चाहिए जहां पे वो टच कर रहा है यहाँ पे, राइट. तो इसका नॉर्मल यहीं पे होगा, इसके ऊपर ही होगा. एंड अभी कहा रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रहा है तो नॉर्मल की तरफ बेंड होना चाहिए, बट नॉर्मल के ऊपर ही है और उसके ऊपर नहीं जा सकता, राइट, और उसके पास नहीं जा सकता. सो द आंसर इज ये सीधा चला जाएगा, सीधा वैसे के वैसे चला जाएगा. इसके डायरेक्शन में चेंज नहीं होगा. सिमिलरली ये जब नीचे पहुंचेगा वापस ये डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जा रहा है, यहाँ पे भी 90 डिग्री बन रहा है. तो लॉ क्या बताता है हमें कि नॉर्मल से दूर जाना चाहिए, बट वो ऑलरेडी नॉर्मल के ऊपर ही है तो उससे और दूर नहीं जाएगा. लेफ्ट में जाना चाहिए, राइट में जाना चाहिए, हमें नहीं पता. द आंसर इज कहीं पे भी नहीं जाएगा, वो नॉर्मल के ऊपर से ही सीधा चला जाएगा, रिफ्रैक्ट हो जाएगा. ओके, सो दैट वाज वन केस which I hadn't discussed in the last part. Okay, so now we are also done with laws of refraction. Then names of angles. So if this is my incident array, I draw a normal here. This becomes my angle of incidence. Then once it refracts, वापस normal से अगर मैं उसका angle ले लूँ, so this becomes my angle of
रिफ्रैक्शन, यहाँ पे वापस मैं नॉर्मल ड्रॉ करूंगा एंड वो वापस रिफ्रैक्ट होगा अवे फ्रॉम द नॉर्मल. दिस इज नोन एज एंगल ऑफ इमर्जेंस. So these three angles you should know: angle of incidence, angle of refraction, angle of emergence. So those were the names of different angles. So we are also done with names of angles. Lastly, formula we had seen. Formula में important part था notation. So this is what 2n1. 2n1 यानी refractive index of 2 when light ray is coming from medium number 1. इसका फॉर्मूला क्या है? वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 1 डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 2. इसका और एक फॉर्मूला था sin i अपॉन sin r. i क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंट. r क्या है? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. सो तुम्हारे टेक्स्ट बुक में और एक बॉटम पेज पे, बॉटम साइड ऑफ द पेज पे एक बॉक्स दिया है. उस बॉक्स में लिखा है sin i अपॉन sin r इज इक्वल टू कांस्टेंट. इसको कांस्टेंट क्यों बोले? कांस्टेंट मतलब क्या? चेंज नहीं होगा, राइट? अगर समझो मैंने ग्लास लिया तो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से सेम रहेगा, कभी बदलेगा नहीं, इसलिए उसको कांस्टेंट बोला. तो इस फॉर्मूला का एक अलग सा नाम भी है. दिस फॉर्मूला इज आल्सो नोन एज स्नेल्स लॉ. सो इट्स जस्ट अ नेम, बट यू ऑल शुड नो द नेम ऑफ दिस फॉर्मूला. अगर कहीं पे एमसीक्यू में या नेम द फॉलोइंग में पूछा, डिस्क्राइब द फॉर्मूला फॉर लेंस लॉ, यू आर सपोज्ड टू राइट sin a upon sin r is equal to constant. So all these boxes, use your brain power, can you tell? All of these are important from an exam point of view. यहाँ से questions आ सकते हैं. Okay. Next, there's also one more can you tell on the next page. So the question is, if refractive index of the second medium with respect to first medium is 2n1, तो अपने पास 2n1 मिल गया. Refractive index of 2 with respect to 1, and that of third medium with respect to second medium ये 3n2. Refractive index of third medium with respect to second medium ये 3n2 है. What and how much is 3n1? So what तो बहुत easy है. Let me write 3n1. So what ये क्या है? n है मतलब ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है? जो पीछे नंबर लिखते हैं उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है. तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 3 विथ रिस्पेक्ट टू क्या? कहां से आ रहा है लाइट रे? उसमें 1 में से. सो विथ रिस्पेक्ट टू 1. सो व्हाट का आंसर बहुत इजी है. व्हाट इज दिस? दिस इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 3 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1. That is very easy. How much is an interesting question. Okay, how much will be 3n1? So let me first write the formula for 3n1. So 3n1 इसका फॉर्मूला क्या होगा? वेलोसिटी ऑफ लाइट इन 1, राइट? जो कुछ भी पीछे होता है वो डिनोमिनेटर में जाता है, जो कुछ भी ऊपर होता है, आगे होता है, वो न्यूमरेटर में जाएगा. सो यहाँ पे होगा v1 अपॉन v3, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 1 अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 3. हाँ, सो लेट मी राइट दिस एज 1. नेक्स्ट, आई नो 2n1 दिया है मुझे. 2n1 क्या होगा? वेलोसिटी v1 अपॉन v2. Similarly, हमें 3n2 भी दिया है. So 3n2 will be what? v2 upon v3. Let me write this as 2, this as 3. मुझे क्या चाहिए? v1 कहाँ पे है? यहाँ पे. और मुझे चाहिए v3 कहाँ पे? यहाँ पे. So अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं, तो v2 कैंसिल हो जाएगा. So let me do that. Multiply 2 and 3. So if I multiply 2 and 3 मुझे क्या मिलेगा? 2n1 into 3n2. 2n ये LHS मैंने मल्टीप्लाई किया. 2n1 मल्टीप्लाइड बाय 3n2. अब मैं RHS मल्टीप्लाई करूंगा. RHS में क्या है? v1 अपॉन v2 into यहाँ का RHS क्या है? v2 अपॉन v3.
सो V2 गेट्स कैंसल्ड, तो क्या बचा V1 अपॉन V3, so इसको मैं 4 बोल रहा हूं. नाउ सी यहाँ का RHS देखो V1 अपॉन V3, यहाँ का RHS देखो V1 अपॉन V3. ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 4 है. सो इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 4 दोनों का RHS सेम है, यानी दोनों का LHS भी सेम होगा. सो फ्रॉम 1 and 4 what will I get? 3 and 1 is equal to 2 and 1 into 3 and 2. This is your required answer. So दो क्वेश्चंस पूछे थे इसमें. एक तो था what is 3 and 1. 3 and 1 क्या है? refractive index of 3 with respect to 1. how much का आंसर है 2 and 1 into 3 and 2. और वो कैसे आया ये हमने यहाँ पे देखा है. Very easy steps. So this was basically revision of last time. Now we will continue with the remaining topics. Okay, so now we will see the topic apparent position of a star. Apparent का मतलब क्या? We will see in some time. Okay, but now what you should consider is I have drawn an earth here. तो ये पूरा पार्ट अर्थ का है और ये जो स्ट्रिप है ये अर्थ का सरफेस है. ये अर्थ के सरफेस के ऊपर मैंने अलग अलग एटमॉस्फेयर के लेयर्स ड्रॉ किए. सो मैंने अभी एटमॉस्फेयर को एक ही बड़ा लेयर बना सकता था, राइट? इसको मैंने अलग अलग लेयर्स में कंपार्टमेंटलाइज क्यों किया, अलग अलग छोटे छोटे स्ट्रिप्स क्यों ड्रॉ किए? द आंसर इज अपने एटमॉस्फेयर का डेंसिटी सेम नहीं होता, बिकॉज एवरीथिंग इज बीइंग पुल्ड बाय द अर्थ ड्यू टू ग्रेविटेशन, राइट? ग्रेविटेशन की वजह से सब कुछ नीचे पुल हो रहा है. बट अपने एयर में बहुत सारे अलग अलग टाइप्स के गैसेस है. सो कुछ की डेंसिटी ज्यादा होगी, कुछ की डेंसिटी कम होगी. जिसका भी डेंसिटी ज्यादा होगा वो नीचे आ जाएगा, जिसका भी डेंसिटी कम है, जो हल्का है, वो ऊपर रह जाएगा. सो डेंसिटी पूरा हाइट में चेंज होने वाला है. सो इसलिए मैंने उसको अलग अलग लेयर्स में ड्रॉ किया. तो इस लेयर का डेंसिटी बहुत कम है, इसका थोड़ा ज्यादा है, इसका बहुत ज्यादा है, इसका बहुत ही ज्यादा है, एटसेट्रा एटसेट्रा. सो ये सारे लेयर्स का डिफरेंस क्या है? इनका डेंसिटी अलग अलग है. ऑल्सो आई ड्रॉन अ स्टार हियर. ओके, वी सी मेनी स्टार्स इन आवर स्काई, राइट, एट नाइट टाइम. सो ऐसी एक स्टार मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया. अब समझो यार, इस स्टार में से एक लाइट रे यहाँ पे जा रहा है अपने अर्थ की तरफ. सो दिस इज वन लाइट रे विच इज गोइंग टुवर्ड्स आवर अर्थ. सो अब तक कुछ प्रॉब्लम नहीं आ रहा था क्योंकि ये स्टार का जो इंसिडेंट रे है ये वैक्यूम में से ट्रैवल कर रहा था. बट अभी ये जब अर्थ के एटमॉस्फेयर को हिट करेगा, इसका मीडियम चेंज होने वाला है. पहले ये वैक्यूम में था, वैक्यूम में से अब ये अर्थ के एटमॉस्फेयर में आने वाला है. दोनों ट्रांसपेरेंट मीडियम है. सो लाइट रेज ट्रैवलिंग फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडिया टू अनदर ट्रांसपेरेंट मीडिया. तो ऐसा जब होता है तब क्या होता है? रिफ्रैक्शन होता है, राइट? और उसका डायरेक्शन चेंज होता है. सो यू कैन अज्यूम यहाँ पे ग्लास स्लैब है. ओके, समझो यहाँ पे ग्लास स्लैब है, तो मैं यहाँ पे टैंजेंट ड्रॉ कर देता हूँ. ओके, सो अज्यूम देयर इज अ ग्लास स्लैब हियर. तो अपने जो नॉर्मल लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन यहाँ पे भी अप्लाई करेंगे. सो क्या करेंगे? सबसे पहले अपन एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं. सो लेट मी ड्रॉ नॉर्मल. सो एक यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ कर दिया मैंने. तो लाइट रे अगर समझो अर्थ का एटमॉस्फेयर नहीं होता तो कैसे जाता? सीधा चले जाता, राइट? बट अभी क्योंकि वहां पे एटमॉस्फेयर है, मीडियम चेंज हो गया, तो उसका डायरेक्शन चेंज होने वाला है. इट इज गोइंग फ्रॉम रेयर मीडियम वैक्यूम. वैक्यूम में कुछ डेंसिटी नहीं है, तो रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम. एटमॉस्फेयर का कुछ डेंसिटी है, सो इट विल कर्व टुवर्ड्स द नॉर्मल. तो ये नॉर्मल की तरफ कर्व हो गया. अब ये जब दूसरे लेयर के पास जाता है, वापस सेम हो रहा है, डेंसिटी और इंक्रीज हो रही है, डेंसिटी और इंक्रीज हो रही है. तो वी कैन अगेन अप्लाई द लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन. लेट मी ड्रॉ इमेजिनरी ग्लास स्लैब हियर. तो समझो यहाँ पे भी एक ग्लास स्लैब है. देन अप्लाई द लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन. यहाँ पे एक नॉर्मल ड्रॉ करता हूं. एंड अगर समझो ये दूसरा लेयर नहीं होता तो ये लाइट रे सीधा सीधा चले जाता, राइट? ये लाइट रे सीधा सीधा चला जाता. बट इंस्टेड ऑफ गोइंग स्ट्रेट इट इज अगेन गोइंग टू कर्व टुवर्ड्स द नॉर्मल. तो वापस थोड़ा कर्व हो गया. से वापस एक बार होगा. सो अपने अर्थ के लेयर, अपने अर्थ के एटमॉस्फेयर में सिर्फ 3 लेयर्स नहीं है, बहुत सारे लेयर्स है. बट जस्ट सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड इट इजीली, मैंने उसको दूर दूर बनाए लेयर्स को. ओके, सो लेट अस डू दिस वन लास्ट टाइम. इफ दिस इज आवर नॉर्मल,
अपना ये ऐसे ट्रैवल होता है, बट ऐसे ट्रैवल होने की वजह वो और एक बार कर्व होके फाइनली अर्थ के एटमॉस्फेयर में पहुंचेगा। एक्चुअल में ऐसे बहुत सारे लेयर्स, ऐसे अलग अलग लेयर्स देख नहीं सकते अपन, तो एकदम कंटिन्यूअसली वो कर्व होगा, बट जस्ट सो दैट वी कुड अंडरस्टैंड मैंने 3 अलग अलग लेयर्स बना के बताया। सो तुम लोग समझ सकते हो कि हर एक लेयर पे एक अलग ग्लास स्लैब रखा है, और ग्लास स्लैब पे जो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन अप्लाई होते हैं सेम यहाँ पे अप्लाई करो। तुम लोग को दिखेगा कि जो लाइट रे आ रहा है स्टार में से वो कर्व होके आ रहा है अर्थ में। सो समझो यहाँ पे कोई खड़ा है और इस लाइट को देख रहा है, ओके, यहाँ पे कोई खड़ा है और इस लाइट रे को देख रहा है। अभी इसको थोड़ी पता चला कि ऐसा कर्व हो क्या है स्टार में से लाइट, इसको तो लगेगा कि ये लाइट कहां से आ रहा है, सीधा सीधा पीछे से आ रहा है। तो इसको लगेगा ये लाइट रे यहाँ सीधा सीधा पीछे से आ रही है, इसको पता नहीं चलेगा, इनकी आंखों को, हमारी आंखों को पता नहीं चलती कि लाइट रे कर्व होके आ रहा है सीधा आ रहा है। हमारा ब्रेन प्रोग्राम्ड है ये अज्यूम करने के लिए कि कहीं से भी लाइट आ रहा है वो सीधा पीछे से ही आ रहा है, क्योंकि लाइट ऑलवेज ट्रैवल्स इन स्ट्रेट लाइंस। सो हमारी आंखों को लगेगा सीधा सीधा पीछे से आ रहा है, तो हमें लगेगा कि ये स्टार यहाँ पे है। सो इस स्टार के पोजीशन को बोलते हैं अपैरेंट पोजीशन, अपैरेंट पोजीशन ऑफ स्टार। तो स्टार यहाँ पे सचमुच में है क्या? नहीं, स्टार तो एक्चुअली में यहाँ पे है, बट अपने आंखों को क्या लग रहा है कि स्टार यहाँ पे है। सो एक्चुअल में नहीं है वो, बट हमें ऐसा लग रहा है कि वहां पे है। सो इसको जो लगना बोलते हैं उसको बोलते हैं अपैरेंट, कि हमें ऐसा लगता है कि वहां पे है, बट एक्चुअल में वो वहां पे नहीं है, वो कहीं और पे है। So that is why this position of star जो हमें दिखता है अपनी आंखों से उसको बोलते हैं apparent position of star. Okay? So there are a few questions related to this phenomena. Okay. Firstly, why do stars twinkle? We all have learned the poem, right? In our junior KG, senior KG, Twinkle Twinkle Little Star. Twinkle मतलब क्या? ऐसे blink होते रहेगा स्टार। तुम लोग कभी भी स्काई में देख रहे होगे, मुंबई में नहीं दिखने वाला है। अगर तुम लोग कभी गांव में जाओगे या फिर जहां पे भी ज्यादा लाइट्स नहीं है, ज्यादा पोल्यूशन नहीं है, विल सी स्टार्स आर ऑलवेज ब्लिंकिंग। व्हाई डज दैट हैपन? क्योंकि मैंने बोला कि अर्थ का एटमॉस्फेयर का डेंसिटी सेम नहीं होता, वो चेंज होते रहता है, और अर्थ रिवॉल्व भी कर रहा है। सो अर्थ ऐसा रिवॉल्व कर रहा है, राइट? इट इज ऑल्सो रिवॉल्विंग। और गैसेस भी मूव कर रहे हैं अपने एटमॉस्फेयर में, क्योंकि वो मूव करते रहते हैं, उसका डेंसिटी चेंज होते रहेगा। बिकॉज ऑफ द चेंज ऑफ डेंसिटी इसका लाइट का जो पोजीशन, स्टार का जो पोजीशन है वो भी चेंज होते रहेगा, उसका इंटेंसिटी, लाइट कितना लाइट आ रहा है वो भी चेंज होते रहेगा। सो स्टार का जो पोजीशन है, अपैरेंट पोजीशन, वो हमेशा थोड़ा थोड़ा चेंज होते रहेगा, और उसका लाइट कम ज्यादा होते रहेगा, और हमें लगता है कि वो स्टार्स ट्विंकल हो रहे हैं, दे आर ब्लिंकिंग। सो दैट इज द रीजन व्हाई stars blink. Okay, it is because of refraction of light at the atmosphere of the earth. So you have answered this question, why do stars twinkle? तो सेकेंड क्वेश्चन सीधा सीधा मुझे पता, अगर मैं क्लास में पढ़ाऊंगा तो 2-3 हाथ ऊपर जाएंगे और पूछेंगे भैया अगर स्टार ट्विंकल होता तो प्लैनेट्स ट्विंकल क्यों नहीं होते हैं? सो वेरी गुड क्वेश्चन। सो द आंसर इज स्टार जनरली बहुत दूर होता है अपन से और एक पॉइंट का होता है। स्टार्स सबसे पास वाला स्टार कौन सा अपने अर्थ के? सन। सन हमको बहुत बड़ा दिखता है क्योंकि वो काफी पास में है, बाकी सब स्टार्स बहुत 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 ज्यादा दूर है। बट बाकी जो प्लैनेट्स है, प्लूटो, जुपिटर, मार्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वो थोड़े पास में है, राइट? सो स्टार हमें एकदम पॉइंट की तरह दिखने वाला है, बाकी प्लैनेट्स जो है थोड़े पास में है, इसलिए थोड़े बड़े दिखेंगे। ओके, सो स्टार प्लैनेट्स के साथ भी ऐसे ही होगा, अपैरेंट पोजीशन चेंज होते रहेगा और उसका लाइट का जो इंटेंसिटी कम ज्यादा होते रहेगा। बट क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा पॉइंट्स है, समझो इस पॉइंट का इंटेंसिटी कम हो गया, लाइट कम आ रहा है, तो इस पॉइंट से ज्यादा आएगा। समझो इस पॉइंट से ज्यादा आ गया तो इस पॉइंट से कम हो जाएगा, तो बैलेंस हो जाता है। क्योंकि प्लैनेट्स में बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं, किसी एक पॉइंट से कम हो गया दूसरे पॉइंट से बढ़ जाएगा, किसी दूसरे पॉइंट से बढ़ गया तीसरे पॉइंट से कम हो जाएगा, तो हमेशा बैलेंस हो जाता है और हमें इतना फर्क नहीं पड़ता। तो देखते समय ऐसा लगता नहीं कि ये प्लैनेट ब्लिंक हो रहा है। बट स्टार में क्या एक ही पॉइंट है ना, वो एक पॉइंट का ही अगर लाइट का इंटेंसिटी कम हो गया, कम लाइट आ रहा है, पोजीशन चेंज हो गया, तो हमें लगेगा ये बहुत ही ज्यादा फर्क पड़ रहा है। सो स्टार्स ट्विंकल बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एट अर्थ्स एटमॉस्फेयर एंड इट इज अ सिंगल पॉइंट, whereas planets do not twinkle because it also goes through refraction of light at Earth's atmosphere, but because it has many points, the effect gets balanced out. Okay, so that's how we answer the second question. Why don't planets twinkle? This is the reason. उसमें बहुत ज़्यादा points होते हैं, सब average हो जाता है। Lastly, what is early sunrise and delayed sunset?
व्हाट इज अर्ली सनराइज एंड डिलेड? वेरी वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, ओके, और बहुत ही ज्यादा फैसिनेटिंग है। तो समझो हम लोग बीच पे बैठे, ठीक है, फील्ड ट्रिप गया अपना पूरे क्लास का, फील्ड ट्रिप में सब लोग बीच पे बैठ के टाइम पास कर रहे हैं और सनसेट को देख रहे हैं। सो हमें लगेगा जब जो कोई भी यहाँ पे है, समझो स्टार नहीं, ये स्टार अब अपना सन है, ओके, ये स्टार अब अपना सन है और यहां से लाइट ऐसे कर्व होके यहां तक पहुंच रहा है। ये अपना सन है, हम यहाँ पे बीच पे बैठे हैं सब लोग, ठीक है, शाम का समय है, इस तरफ जो कुछ भी होगा ये पूरा डे लाइट होगा, राइट, ये साइड पूरा डे होगा क्योंकि सन इस तरफ है, ये साइड पूरा नाइट होगा। क्यों? क्योंकि सन ऑपोजिट तरफ है। सो हम लोग शाम में है, ठीक है, शाम को हम लोग बीच पे बैठे हैं और ये सन है, सन का जो लाइट रेज है ये ऐसा मुड़ के आ रहा है। सो अगर तुम लोग देखो एक्चुअली सनसेट ऑलरेडी हो गया। तुम्हारा होराइजन कहां पे है? तुम लोग का होराइजन यहाँ पे है। सो सन ऑलरेडी होराइजन के नीचे चला गया, ठीक है, बट फिर भी तुम लोग को सन अभी भी दिख रहा है, राइट, सन अभी भी दिख रहा है, सन ऑलरेडी नीचे गया, फिर भी तुम लोग को ये कर्विंग ऑफ लाइट के वजह से सन अभी भी दिख रहा है। तो तुम लोग को लग रहा है अभी तक सन नीचे नहीं गया। सो एक्चुअली जब तुम लोग सनसेट देखते हो तो तुम लोग को लगता है कि सन यहाँ पे है, ऑलमोस्ट अभी नीचे जाने वाला है, एक्चुअल में ऑलरेडी नीचे चला गया, बट तुम लोग को फिर भी वो दिख रहा है क्योंकि वो कर्व होके लाइट तुम्हारी आंखों में आ रही है। तो सनसेट ऑलरेडी हो चुका होता है, बट हमें ऐसा लगता है कि थोड़ा डिले हो गया, ठीक है। सो ये हो गया डिलेड सनसेट। इसका उल्टा सनराइज में होता है, सनराइज जल्दी हो जाता है, एक्चुअली सन अब तक ऊपर आया नहीं है, बट क्योंकि वो कर्व होके अपने आंखों तक पहुंच जाता है, अपनी आंखों को लगता है कि ऑलरेडी सन ऊपर आ गया है, तो एक्चुअली वो अर्थ के तो सरफेस है उसके नीचे है, बट हमको दिख जाता है कि लाइट कर्व हो रहा है। लाइट कर्व क्यों हो रहा है? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की वजह से। कहां पे? अर्थ के एटमॉस्फेयर पे। सो दैट इज अर्ली सनराइज एंड डिलेड सनसेट। सन ऑलरेडी नीचे है, बट हम लोग को दिखता है सनराइज ऑलरेडी हो चुका है, सनसेट ऑलरेडी हो चुका है, बट हमें फिर भी सन दिख रहा है। तो सनसेट डिले हो जाता है, थोड़ा लेट लगता है हमें, और सनराइज अर्ली होता है, थोड़ा जल्दी हो जाता है अपने लिए, बट एक्चुअल में हुआ नहीं है। So these are very two interesting, fascinating things. So अगली बार जब तुम लोग सनसेट देखोगे और जस्ट नीचे जाने ही वाला है, तुम लोग की आंखों के पार होने ही वाला है, तुम लोग को लगेगा कि सन वहां पे है, बट एक्चुअली में सन वहां पे नहीं है, सन एक्चुअली ऑलरेडी नीचे चला गया, बट वो कर्विंग की वजह से तुम लोग को अभी भी दिख रहा है। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। ओके, दैट वाज द आंसर टू व्हाट इज अर्ली सनराइज एंड डिलेड सनसेट। लास्ट टॉपिक है मिराज। ओके, लास्ट टॉपिक मिराज। So, अगर तुम लोग ने देखा होगा कहीं पे भी होली के दिन, पहले दिन होली होता है और अगले दिन रंग पंचमी होता है, राइट। रंग पंचमी में तुम लोग को मजा आता है और सबको रंग वंग लगाओ, वो फुगा वुगा फोड़ो एक दूसरे के ऊपर, वो तुम लोग का रंग पंचमी होता है। बट उसके पहले वाला जो दिन था उसको एक्चुअली होली बोलते हैं, राइट, जहाँ पे तुम लोग शाम को पूरा घास, सूखा हुआ घास साथ में लाओगे, उसको जलाओगे, उसके अंदर क्या वो कोकोनट डालोगे, कोकोनट निकाल के फिर हमने उसको फोड़ के तुम लोग प्रसाद बांटोगे, एटसेट्रा एटसेट्रा। सो दैट इज होली। सो अगर तुम लोग ने होली के आजू बाजू देखा होगा, अगर समझो यहाँ पे फायर हो रहा है होली का, ठीक है, और तुम लोग यहाँ पे खड़े हो, कि तुम लोग यहाँ पे खड़े हो और तुम लोग यहाँ का सब देख रहे हो, ठीक है। सो अगर यहाँ पे फायर है, उसके जस्ट ऊपर या फिर आजू बाजू देख रहे हो, तुम लोग को सब चीजें हिलते हुए दिखेगी। चले कुछ तो डिस्टॉर्शन हुआ है, कुछ तो अगड़म बगड़म हो रहा है वहां पे, ऐसा तुम लोग ने नोटिस किया होगा। ओके, व्हाई इज दैट हैपनिंग? अगेन इसको भी हम लोग रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट से एक्सप्लेन कर सकते हैं, क्योंकि अभी यहाँ पे हीट की वजह से, ये फायर है, फायर की वजह से यहाँ पे पूरा हीट होने वाला है, गर्म होने वाला है यहाँ आजू बाजू के लाइट्स। ओके, ये बहुत गर्म होने वाला है, आजू बाजू का एयर बहुत गर्म होने वाला है। जब भी चीजें गर्म होती है, हीट चैप्टर में अपन ने पढ़ा है, जो कोई भी चीज गर्म होती है वो एक्सपांड होती है। एक्सपांड होती है यानी वॉल्यूम इंक्रीज होता है, वॉल्यूम इंक्रीज होता है यानी डेंसिटी कम हो जाता है। जो कुछ भी कम डेंस होता है वो ऊपर जाएगा, जो कुछ भी ज्यादा डेंस है वो नीचे आएगा। आई विल रिपीट दिस वंस मोर। ओके, तुम लोग ने हीट चैप्टर में पढ़ा है, जो कुछ भी गर्म होता है वो थोड़ा एक्सपांड हो जाता है, जो कुछ भी एक्सपांड हो रहा है उसका वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, जिसका भी वॉल्यूम इंक्रीज होता है उसका डेंसिटी डिक्रीज हो जाता है। क्योंकि वो डेंसिटी डिक्रीज होता है वो थोड़ा ऊपर चला जाएगा।
और जो कुछ भी ज्यादा डेंस है वो नीचे चला जाएगा। तो यहाँ पे जो डेंसिटी है ये सब चेंज होने लग जाते हैं, और क्योंकि डेंसिटी चेंज हो रही है, बिकॉज ऑफ द चेंज इन डेंसिटी हवा ऊपर नीचे होगी, और जो लाइट आ रहा है वो सब लेफ्ट राइट ऊपर नीचे सब जगह पे अपना डायरेक्शन चेंज करने वाला है, और वो बहुत ही ज्यादा और वो सब बहुत ज्यादा रैंडमली हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे अपन बहुत अच्छा डायग्राम नहीं बना सकते जैसे अपने अर्थ एटमॉस्फेयर के लिए बना कि एकदम अच्छे से एक लाइन में वो कर्व हो रहा है, वैसा नहीं बना सकते यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे हमको पता नहीं फायर का शेप क्या है, कौन सी हवा कहाँ पे आएगी, कब ऊपर जाएगी कब नीचे जाएगी, हमको नहीं पता। सो सब रैंडमली हो रहा है, क्योंकि सब कुछ रैंडमली लाइट यहाँ वहां पे डायरेक्शन चेंज कर रही है, इसलिए हमको लगता है कि उसके पीछे की जो चीजें है सब मेल्ट हो रही है, सब डिस्टॉर्ट हो रही है, ठीक से नहीं दिख रहा है, सब ऊपर नीचे हो रहा है। दैट इज बिकॉज ऑफ द हीट ऑफ द एयर अराउंड इट। वो चेंज होता है, हीट चेंज होता है तो डेंसिटी चेंज होती है, डेंसिटी चेंज होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज होता है, इसके वजह से वो ऊपर नीचे आगे पीछे सब दिखता है, बहुत अजीब अजीब चीजें दिखती है। दैट इज अबाउट होलीज बॉनफायर। ओके, होली के बॉनफायर में अगले साल, अगर ये लॉकडाउन खत्म हुआ तब तक अगले साल तक तो, और तुम लोग ये होली सेलिब्रेट किया आजू बाजू, तो वहां पे जाके देखना है। ठीक है, मिराज तुम लोग को दिख रहा है कि नहीं। नेक्स्ट, सो मैंने होली बॉनफायर के बारे में बोला, अब तक मिराज के बारे में नहीं बोला। सो मिराज एक स्पेशल टाइप का फिनोमेना, ठीक है, सेम प्रिंसिपल है बट यहाँ पे कुछ तो स्पेसिफिकली अलग हो रहा है। तो समझो तुम लोग राजस्थान गए हो, ठीक है, राजस्थान के किसी एक लंबे से रोड पे तुम लोग बस में या गाड़ी में जा रहे हो। तो राजस्थान किसके लिए फेमस है? राजस्थान इज फेमस फॉर इट्स डेजर्ट्स, राइट। और राजस्थान में टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है। सो कभी कभी टेम्परेचर इतना ज्यादा होता है और तुम लोग ये रोड जनरली किससे ये रोड जो स्टार से बनता है वो बहुत गर्म हो जाता है। सो दिस इज योर रोड, ओके। सो जिस मटेरियल से बनता है उस और आजू बाजू का टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, हीट बहुत ज्यादा है, तो एक रोड बहुत ज्यादा गर्म हो जाएगा। रोड बहुत ज्यादा गर्म हो गया तो रोड के जस्ट ऊपर, समझो ये रोड है तो रोड के जस्ट ऊपर जो है हवा है वो भी बहुत गर्म होगी। बहुत ज्यादा टेम्परेचर है, बहुत ज्यादा हीट है हवा में। ये तुम लोग का रोड है, तुम लोग जा रहे हो रोड पे, क्योंकि ये जो टार है, जिस टार से ये रोड बना है बहुत ज्यादा गर्म हो रहा है, इसके ऊपर का जो हवा है वो भी बहुत ज्यादा गर्म होगा। और जब भी हवा गर्म होती है तुम लोग को अब तक पता चल गया है कि लाइट की वजह से कुछ ना कुछ गड़बड़ होना है। सो ये हवा गर्म हो जाती है और ये धीरे धीरे ऊपर उठने लग जाती है और ठंडी हवा नीचे आती है, तो ऐसा एक साइकिल बन जाता है। ठीक है, तो समझो यहाँ पे एक ट्री है, ठीक है, और तुम लोग यहाँ पे खड़े होके देख रहे हो। यहाँ पे एक ट्री है, यहाँ पे तुम खड़े होके देख रहे हो। यहाँ पे किस टाइप का एयर होगा? यहाँ पे किस टाइप का एयर होगा? हॉट। क्यों? क्योंकि ये टार से बना है, टार बहुत ज्यादा गर्म होके बहुत ज्यादा हीट रेडिएट करता है, तो नीचे वाला जो एयर होगा वो बहुत ज्यादा हॉट होगा। ऊपर का थोड़ा एयर कोल्ड होगा। कोल्ड यानी बहुत ज्यादा ठंडा नहीं होगा, बट इससे कंपेयर किया तो इसका टेम्परेचर कम होगा, तो इसका थोड़ा कोल्ड एयर होगा। सो कभी कभी कंडीशंस ऐसी हो जाती है कि लाइट कैसे बेंड हो जाता है। देखो, लाइट पहले नीचे चला जाता है और नीचे जाके फिर ऊपर आता है। कभी कभी ऐसे कंडीशंस पैदा हो जाते हैं कि नीचे की हवा बहुत ज्यादा गर्म है, ऊपर की ठंडी है, और वो इस तरीके से एक्सचेंज हो रही है कि लाइट जो इस ट्री से आ रही है वो इस तरीके से बेंड होके हमारे आंखों में जाती है। और मैंने क्या बोला था, अपनी आंखों को नहीं समझ में आता ये कहाँ से बेंड होके लाइट आया। अपनी आंखों को और अपने ब्रेन को लगता है लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन द स्ट्रेट लाइन। तो जहां से भी लाइट आ रही है हम लोग सीधा बैक ट्रेस करेंगे कि अच्छा ये सीधे लाइन में वहां पीछे से आया होगा। सिमिलरली अगर इस डायरेक्शन से लाइट आ रही है तो मुझे क्या लगेगा, ये कहां से आ रही है? मुझे लगेगा ये यहां से आ रही है, राइट। सो मुझे अपना ट्री किसके अंदर दिखेगा? रास्ते के अंदर दिखेगा। ऐसा लगेगा कि यहाँ पे रास्ता है लंबा सा और उस रास्ते के अंदर वो ट्री दिखेगा। बहुत ही अजीब लगेगा, राइट, बट ऐसा होता है, बहुत बार होता है, इट्स वेरी कॉमन। सो यहाँ पे एक्सप्लेन करने के लिए मैंने ट्री यूज किया, बट ऑब्वियसली ऐसा राजस्थान में रास्ते के बीच में ट्री थोड़ी होगा। ये बस तुम लोग एक्सप्लेन करने के लिए मैंने बताया, बट जनरली क्या होगा, स्काई होगा, राइट। तो स्काई से जो लाइट होगी वो नीचे रोड से आएगी और मेरे आंख में जाएगी, तो मुझे लगेगा कि स्काई रोड के अंदर है। मुझे लगेगा कि स्काई रोड के अंदर है, एंड दिस फिनोमेना इज नोन एज मिराज। ओके,
सो व्हाट इज मिराज? बेसिकली कभी कभी लाइट इस तरीके से बेंड होती है, ऐसा लगता है कि वो जमीन में से ऑब्जेक्ट्स निकल रहे हैं. दिस फिनोमेना इज नोन एज मिराज. वेरी इंटरेस्टिंग. So I think many of the things we discussed today were very interesting, and I got a feedback on my first video that I should add other videos, other photos, etc., so that you all can understand better. But I think it is your responsibility to go and further research, क्योंकि मैं कितनी भी चीजें इस वीडियो में एडिट करके डाल दूं, तुम लोग को स्पून फीडिंग हो जाए. तुम लोग भी 10th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स हो, यू ऑल शुड नो व्हाट टू सर्च. अगर तुम लोग यूट्यूब पे एक वीडियो देख सकते हो तो तुम लोग खुद से गूगल में जाके इमेजेस सर्च कर सकते हो. सो तुम लोग को मिराज के इमेजेस सर्च करने चाहिए, या फिर वीडियोस भी देख सकते हो. होली बॉनफायर के आजू बाजू जो चेंज होता है वो भी देख सकते हो तुम लोग. डिलेड सनराइज, डिलेड सनसेट देखने की जरूरत नहीं है, उसमें कुछ अलग देखना नहीं पड़ेगा, बट उसमें अलग अलग एनिमेशन होते हैं जो यूजफुल हो सकते हैं. या दैट्स इट. ओके, सो दैट इज इट फॉर टुडे. सो आज अपन ने क्या क्या पढ़ा? पहले तो सबसे पहले अपन ने रिविजन किया. We revised refraction, we revised how to name different angles in when light is being refracted through a glass slab. फिर अपन ने फॉर्मूला पढ़ा, स्नेल्स लॉ पढ़ा. Then we went into apparent position of star. तो स्टार अपन को दिखता जहाँ पे एक्चुअली उससे नीचे है, क्योंकि वो लाइट कर्व होके अपनी आंखों में आ रही है. उसी फिनोमेना की वजह से हमें लगता है कि सन जो होराइजन पे दिख रहा है वो एक्चुअली नीचे होता है, हमको फिर भी ऊपर दिख रहा है. क्यों? क्योंकि वो कर्व होके हमारे आंखों में आ रही है. तो अपना सनराइज एक्चुअल में जल्दी होता है और सनसेट डिले हो जाता है. ऑलरेडी नीचे गया होता है, या फिर वो नीचे से अब तक ऊपर आया नहीं है, बट फिर भी अपन को लगता है कि वो ऊपर आ गया क्योंकि वो कर्व होके अपने आंखों में आ रही है. और लास्ट थिंग अपन ने क्या पढ़ा था? मिराज पढ़ा था. मिराज इज क्या? क्योंकि हीट की वजह से सरफेस का जो एयर है, नीचे वाला जो एयर, वो इतना गर्म हो जाता है कि उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज हो जाता है, उसका डेंसिटी चेंज होने की वजह से. और क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज होता है तो लाइट ऐसे कर्व होके आती है कि हमें लगता है कि एक्चुअल में जो ऑब्जेक्ट्स है वो रास्ते के अंदर से आ रही है. सो मुझे स्काई दिख सकता है रास्ते में, या फिर मुझे ऑब्जेक्ट्स दिख सकते हैं रास्ते में. सो दैट इज मिराज. वी ऑल्सो सॉ स्टार्स क्यों ट्विंकल होते हैं, दैट इज अगेन बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एट Earth's atmosphere. एंड लास्टली वी हैड सीन प्लैनेट्स क्यों रिफ्रैक्ट नहीं होते. इसके ऊपर जनरली बहुत गिव रीजंस आते हैं. व्हाई डू स्टार्स ट्विंकल बट प्लैनेट्स डोंट ट्विंकल, एटसेट्रा. सो तुम लोग को ये 4 पॉइंट्स में अच्छे से एक्सप्लेन करने आना चाहिए अगर गिव रीजन पूछे इसके बारे में. दैट इज इट. वेरी स्मॉल पोर्शन ऑफ द चैप्टर इज रिमेनिंग. One I think is dispersion of light, then is critical angle and total internal refraction, and then maybe I think also some part of rainbows. So very small part of this chapter is remaining. In last third video we will end this chapter. Okay, that is it for today. See you guys. Bye.